हेलो फ्रेंड्स, द ड्रीम आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले एक हफ्ते के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को लेकर मैं आपके समक्ष फिर से उपस्थित हूं। आई होप आपने हमारे पिछले सेशन को देखा होगा, और अगर नहीं देखा है तो प्लीज प्रीवियस सेशन को जरूर देखें। हम वीकली करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर कर रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों, मैं उन सभी स्टैटिक पोर्शंस को भी आपको बता रहा हूं जो उस करंट अफेयर्स टॉपिक के इर्द गिर्द आपसे पूछे जा सकते हैं। तो प्लीज स्टे ट्यून विद अस। हम बहुत ही अच्छे करंट अफेयर्स के टॉपिक और स्टैटिक इंफॉर्मेशन को आप तक पहुंचाएंगे, ये हमारा वादा है दोस्तों। दोस्तों, सबसे पहला टॉपिक है इस हफ्ते का, वो है पीएम जन मन योजना। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री जन आदिवासी न्याय महाअभियान यानी पीएम जन मन के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की पहली किस्त जारी की है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की पहली किस्त जारी करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह भी जानकारी दी कि अब तक इस पूरी योजना में बहुत बड़ा अमाउंट अब तक खर्चा जा चुका है। और एक्चुअल में यह योजना है दोस्तों, जो कई सारे डिपार्टमेंट्स को संयुक्त लेकर चल रही है। लगभग अगर हम सारे डिपार्टमेंट्स के फंड को योग करें, यानी कि इनको ज्वाइन करें, तो वो लगभग 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं को इसके तहत मंजूरी मिल चुकी है। प्रधानमंत्री जन आदिवासी न्याय महाअभियान यानी जिसे पीएम जन मन कहा गया है, इस वक्त जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपना 540 करोड़ रुपए का जो बजट या पहले किस्त रिलीज की है, ये प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण जो चल रही है उसके तहत या उसकी पहली किस्त होगी। तो याद रखिएगा, प्रधानमंत्री जन मन योजना का संबंध कहीं न कहीं ग्रामीण उत्थान से है, और मुख्य रूप से उन क्षेत्रों में जहां जनजातीय बाहुल्य हमारे भाई बहन रहते हैं। तो ये याद रखिएगा, प्रधानमंत्री जन मन योजना के तहत पहली किस्त प्रधानमंत्री मोदी जी ने जारी कर दी। अब दोस्तों देखते हैं हम दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक। और दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक दोस्तों हमारा आईयूसीएन रेड लिस्ट से संबंधित है। हिमालयन वुल्फ को आईयूसीएन रेड सूची में असुरक्षित के रूप में वर्गीकृत किया गया है। आप सभी को पता होगा दोस्तों, आईयूसीएन जिसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जो कि काफी साल पहले बना था। अगर मैं बताऊं डेट, तो दोस्तों लगभग 5 अक्टूबर 1948 को, लगभग आज से 75 साल पहले लगभग मान लीजिए, इस ऑर्गेनाइजेशन का फंडिंग हुआ था या ये फाउंडेड किया गया था फ्रांस में। लेकिन अगर मैं हेडक्वार्टर की बात करूं दोस्तों, वर्तमान हेडक्वार्टर की बात करूं, तो इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों ग्लैंड में, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में, याद रखिएगा। तो ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है वर्तमान में। तो प्लीज कीप इन माइंड, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। हेडक्वार्टर ऑफ आईयूसीएन, हेडक्वार्टर ऑफ आईयूसीएन कहाँ पर है? ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। एक दो बार बोलेंगे आपको याद हो जाएगा, और ये महत्वपूर्ण भी है दोस्तों। तो याद रखिएगा कि जो फ्लोरा और फौना है, यानी कि जो हमारे पेड़ पौधे हैं और ऐसे जीव जो विलुप्त प्राय हो जाते हैं या विलुप्त प्राय की कगार पर हैं, ऐसे सभी जीवों की जो सूची तैयार करने का काम करता है वो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी आईयूसीएन करता है। और आईयूसीएन अपनी रेड लिस्ट में जिन भी जानवरों को या पेड़ पौधों की प्रजातियों को रखता है, वो हमारे लिए कंसर्न का इशू हो जाते हैं, याद रखिएगा। तो हिमालयन वुल्फ जो कि हिमालय में पाया जाता है, थोड़ी और इन्फॉर्मेशन लेते हैं। हिमालय भर में पाए जाने वाले शिकारी हिमालयन वुल्फ, जिसे कैनिस प्ल्यूपस चांको का नाम भी दिया जाता है, का मूल्यांकन पहली बार इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की रेड लिस्ट सूची में किया गया है। हिमालयन वुल्फ को आईयूसीएन लाल सूची में असुरक्षित के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। और दोस्तों, ये जो मूल्यांकन हुआ था वो 27 जून 2023 को किया गया था, ये याद रखिएगा। तो हिमालयन वुल्फ को आप याद रखिएगा, ये हमारे भारत का एक ऐसा जीव हो गया जो कि आईयूसीएन की रेड लिस्ट में शामिल हुआ है, वो भी असुरक्षित वाली, याद रखिएगा, यह असुरक्षित लिस्ट में आईयूसीएन की शामिल हुआ है। हिमालयन वुल्फ बेसिकली देखूं तो नेपाल, भारत और तिब्बती पठार की हिमालयन श्रृंखला में पाया जाता है। तो ये याद रखिएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशंस। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं दोस्तों, ऑपरेशन अमृत। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है।
केरल सरकार ने राज्य में एंटीबायोटिक्स दवाओं के दुरुपयोग को नियंत्रित करने के लिए ऑपरेशन अमृत शुरू किया है। इस टॉपिक को जब हम पढ़ रहे हैं तो आपके दिमाग में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये टॉपिक कहीं ना कहीं आपको जल या पानी से संबंधित लग सकता है कि अमृत जल अमृत पानी। लेकिन दोस्तों ये है एंटीबायोटिक्स के दुरुपयोग को नियंत्रित करने का केरल सरकार का एक अभियान है जिसे ऑपरेशन अमृत नाम दिया गया है। केरल के औषधि नियंत्रण विभाग ने राज्य में एंटीबायोटिक दुरुपयोग को नियंत्रित करने के लिए ऑपरेशन अमृत या संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए रोगाणुरोधी प्रतिरोध हस्तक्षेप अभियान शुरू किया है। यह पहल जन भागीदारी से क्रियान्वित होगी। तो याद रखिएगा ऑपरेशन अमृत का संबंध है एंटीबायोटिक दवाओं के दुरुपयोग से या दुरुपयोग को रोकने से। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं दोस्तों। यह सिल्वराइन तितली की एक नई प्रजाति जो कि श्री विल्लू पुत्तन मेगा मलाई टाइगर रिजर्व में सिल्वराइन तितली की एक नई प्रजाति सिगारेटिस मेगा मलाई एंसिस की खोज की गई है। तितली की यह प्रजाति पश्चिमी घाट यानी कि वेस्टर्न घाट्स में, आप सभी को पता है दोस्तों, मैंने कई बार क्लास में भी ये जानकारी दी है और आपने भी इस टॉपिक को या इस इंफॉर्मेशन को कई बार पढ़ा होगा कि भारत में सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी रीजन जो है वो वेस्टर्न घाट्स में पाया जाता है। अगर हम वेस्टर्न घाट्स में भी फोकस करें दोस्तों तो वेस्टर्न घाट्स में बेसिकली जो केरल का रीजन है और केरल के रीजन में भी जो साइलेंट वैली का रीजन है दोस्तों, वहां पर बहुत ज्यादा बायोडायवर्सिटी पाई जाती है। तो वहीं पर दोस्तों तितली की एक नई प्रजाति प्राप्त हुई है, ये याद रखिएगा। नई प्रजाति जो प्राप्त हुई है इसका नाम मेघामलाई क्षेत्र क्षेत्र के नाम, जिसका नाम है बादल पर्वत के नाम पर रखा गया है। बादल पर्वत के नाम पर रखा गया है। पश्चिमी घाट में तितलियों की अब जो इसके साथ जो विभिन्न प्रजातियां पाई जाती हैं तो ये प्रजातियों की कुल संख्या हो गई है 337। यानी कि केवल वेस्टर्न घाट्स में डिफरेंट टाइप्स की 337 तितलियों की नई प्रजाति पाई जाती है, ये याद रखिए। जिसमें से अगर मैं भारत की बात करूं तो 337 है, इनमें से 40 पश्चिमी घाट के स्थानीय प्रजाति हैं। मतलब ये जो 40 प्रजातियां हैं वो सिर्फ और सिर्फ वेस्टर्न घाट्स के रीजन में पाई जाती है। तो अगर मैं पश्चिमी घाट में तितलियों की कुल संख्या बढ़ाकर 337 प्रजातियां हो गई हैं और इसमें से 40 प्रजातियां ऐसे दोस्तों जो स्थानीय प्रजातियां, लोकल प्रजातियां हैं, मतलब वो और कहीं नहीं पाई जाती, सिर्फ वेस्टर्न घाट्स के कुछ क्षेत्रों में पाई जाती हैं। तो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, याद रखिएगा। तो सिल्वराइन तितली की एक नई प्रजाति पाई गई है जिसका नाम बादल पर्वत के नाम पर रखा गया है, मेगा मलाई। प्लीज कीप इन माइंड। ओके, तो ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। वेस्टर्न घाट्स इंपॉर्टेंट है बायोडायवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर वेस्टर्न घाट्स में भी पूछा जाए तो बेसिकली केरल का जो तटीय क्षेत्र है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर केरल में भी पूछा जाए दोस्तों तो वो है साइलेंट वैली। विश्व में पूछा जाए तो दोस्तों वो है जो हमारा इक्वेटर के आसपास का रीजन है, या बेसिकली मैं कहूँ तो 23 डिग्री एंड हाफ 23 डिग्री एंड साउथ के बीच का जो रीजन है वहां पाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए तो बेसिकली अमेजन के जंगल हैं वहां पे पाया जाता है। और आगे बढ़े दोस्तों तो वो रीजन हो जाता है बेसिकली कौन सा रीजन, जो कि पूरा रीजन हो जाता है वहां का जहां अच्छी बारिश होती है, जहां बड़े बड़े पेड़ पौधे होते हैं और बहुत सारी बायोडायवर्सिटी पाई जाती है। बेसिकली अगर हम पृथ्वी के रीजन में देखें तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कैप्रिकॉर्न के बीच की रीजन, और देखें दोस्तों तो वो है इक्वेटर के आसपास का रीजन जहां बहुत अच्छी बारिश होती है, बहुत सघन वृक्ष पाए जाते हैं, बहुत सघन जंगल पाए जाते हैं। और क्योंकि जंगलों की सघनता है तो वहां पर बायोडायवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट रीजंस हो जाते हैं। भारत में वेस्टर्न घाट्स, कीप इन माइंड। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एक्स अत्युत्या। ये जो हमारा एक सैन्य अभियान है वो हमने किसके साथ किया, तो भारत और थाईलैंड की नौसेनाओं के बीच होने वाले इस अभियान का नाम है, ये दोस्तों पहला द्विपक्षीय अभ्यास है। इसका नाम है एक्स अयुत्या। अयुत्या याद रखिएगा, एक्स अयुत्या। और ये अभियान भारत और थाईलैंड के मध्य हुआ है, याद रखिएगा। तो ये आपके लिए नया इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहला द्विपक्षीय अभियान है, इसलिए इसके बारे में आपको याद रखना है। एक्स अयुत्या जो दो पुराने शहरों भारत में अयोध्या और थाईलैंड में अयुत्या के महत्व का प्रतीक है। तो ये इंपॉर्टेंट दोस्तों, अयोध्या आप सभी ने देख लिया है दोस्तों, अयोध्या में राम पधार चुके हैं, राम मंदिर का उद्घाटन हो चुका है, तारीख है 22 जनवरी 2024। आई होप आपने इस
विजुअल को आप सभी ने देखा होगा, ये हम सभी के लिए बहुत मेमोरेबल मोमेंट है। जय श्री राम। आगे देखते हैं द बीच गेम्स। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी अपने आप में एक नया प्रकार का प्रयोग हुआ है। द बीच गेम्स 2024 भारत का पहला मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम, बीच समझ रहे हैं, समुद्र के किनारे होने वाले गेम्स। द बीच गेम्स 2024 दीव यानी दमन दीव दादरा नगर हवेली, जो आपको अब ज्वाइंट एक यूनियन टेरिटरी है हमारी, वहां के दीव के तट में, जिसे ब्लू फ्लैग यानी ब्लू टैग मिल चुका है, ब्लू फ्लैग टैग, ये स्वच्छ बीच को दिया जाता है, या स्वच्छ ऐसे बीच जो बहुत स्वच्छ होते हैं, जहां पर बिल्कुल कचरा नहीं होता और हर पॉइंट ऑफ व्यू से वहां पर सफाई होती है, स्वच्छता होती है, इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जो कंडीशंस होती हैं वो बहुत ही उम्दा होती हैं। ऐसे बीचों को प्रमाणित किया जाता है द ब्लू फ्लैग से। तो ऐसे ही दीव के ब्लू फ्लैग प्रमाणित जो बीच है, जिसका नाम है घोघला बीच, घोघला बीच पर यह पूरी कंपटीशन, ये जो पूरा बीच गेम्स 2024 है, इसे आयोजित किया गया। और सबसे महत्वपूर्ण बात है दोस्तों कि जिसके पास बिल्कुल बीच नहीं है उसने 7 स्वर्ण पदक प्राप्त किए हैं, यानी कि हमारा प्यारा मध्य प्रदेश। तो दोस्तों मध्य प्रदेश ने 7 गोल्ड मेडल जीते हैं, 7 स्वर्ण सहित कुल 18 पदकों के साथ पदक तालिका के शीर्ष स्थान पे, यानी रैंक 1 किसकी लगी है? मध्य प्रदेश की। इंटरेस्टिंग ये दोस्तों कि एमपी के पास एक भी बीच नहीं है, क्योंकि दोस्तों मध्य प्रदेश पूर्णतः भू आवेष्टित प्रदेश है। आप सभी को पता होगा मध्य प्रदेश हमारा पूर्णतः भू आवेष्टित प्रदेश है, इसके पास बिल्कुल भी बीच वगैरह नहीं है। राइट, मध्य प्रदेश पूर्णतः भू आवेष्टित प्रदेश है। मध्य प्रदेश को अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो मध्य प्रदेश चारों तरफ से ऐसे प्रदेशों से घिरा हुआ है जो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल बॉर्डर टच करते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश ना ही समुद्री सीमा को टच करता है और ना ही कहीं पर किसी इंटरनेशनल बॉर्डर को टच करता है। फिर भी एमपी में के हिस्से में 7 स्वर्ण और कुल 18 पदक प्राप्त कर मध्य प्रदेश ने पहला स्थान प्राप्त किया है भारत के पहले मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स के कंपटीशन में, जो कि आयोजित हुआ घोघला बीच, जो कि कहां पर है? दीव। और यह एक ब्लू फ्लैग प्रमाणित बीच है, यानी ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड बीच है घोघला बीच दीव का। प्लीज कीप इन माइंड। तो 28 राज्यों के साथ केंद्र शासित प्रदेशों में 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक के एथलीटों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। कुछ अधिकारियों ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था, तो याद रखिएगा। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों ये है कि भारत के वर्तमान खेल मंत्री ने इसका उद्घाटन किया था। प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत के वर्तमान खेल मंत्री कौन है। हालांकि मैंने इसके पहले के सेशन में इनका नाम आपको पहले भी बताया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व आर्थिक मंच की 54th यानी कि 54वीं बैठक, वार्षिक बैठक आयोजित हुई। बैठक का जो शीर्षक था रीबिल्डिंग ट्रस्ट, रीबिल्डिंग ट्रस्ट ये इसका शीर्षक था, यानी कि इस विषय को दिमाग में रखते हुए इस पूरी बैठक को ऑर्गेनाइज किया गया। बैठक 15 जनवरी 2024 को स्विट्जरलैंड के दावोस में हुई थी। आपको पता है कि इसे फाइनेंस कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है दावोस को। दावोस में बहुत सारे सम्मेलन होते हैं और स्विट्जरलैंड के दावोस में बैठक हुई है विश्व आर्थिक मंच यानी कि इंटरनेशनल इकोनॉमिक फंड। राइट, याद रखिएगा IMF मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, याद रखिए। आर्थिक मंच की बैठक हुई है 54वीं बैठक, वार्षिक बैठक। राइट, तो भारत के प्रतिनिधिमंडल में 3 केंद्रीय मंत्री और 3 मुख्यमंत्री इसमें शामिल होने गए हैं। इन 3 केंद्रीय मंत्रियों की अगर मैं बात बताऊं तो दोस्तों इसमें है स्मृति जुबिन ईरानी, अश्विनी वैष्णव और हरदीप सिंह पुरी। आपको मुझे बताना है स्मृति ईरानी के पास वर्तमान में कौन सा मंत्रालय है। अश्विनी वैष्णव के बारे में तो आप सभी जानते होंगे, हरदीप सिंह पुरी के बारे में भी आप जानते होंगे। तो इन तीनों के मंत्रालयों के नाम मुझे कमेंट करके बताइए, मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। अब इसके अतिरिक्त 3 मुख्यमंत्री भी गए हैं। महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे, तेलंगाना के रेवंत रेड्डी और कर्नाटक के सिद्धारमैया। तो आपको पता है कि इन सभी में देखूं तो सबसे लेटेस्ट या सबसे यंग कह लीजिए, यंग मैं इनके सत्ता ज्वाइन करने की बात कर रहा हूं, यानी कि इनके सीएम बनने के क्रम में सबसे लेटेस्ट है रेवंत रेड्डी, जो हाल ही के इलेक्शन में इलेक्ट हुए हैं कांग्रेस के रेवंत रेड्डी, याद रखिएगा। इसके बाद सिद्धारमैया आप याद रखिएगा, ये भी कांग्रेस के। और साथ में एकनाथ शिंदे भी गए हैं, जो कि महाराष्ट्र की जो शिवसेना के 2 फाड़ हो गए उसके एक पक्ष के में
के हिस्से से एक नाथ शिंदे अभी वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। हालांकि इनके साथ भाजपा का गठबंधन भी है, जिसे एनडीए नाम दिया गया है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। और कांग्रेस ने अपने गठबंधन का नाम इंडी अलायंस रखा है, याद रखिएगा, जिसे वो इंडिया प्रोनाउंस करते हैं। साथ में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु और तेलंगाना के मंत्री भी इसमें हिस्सा लेने गए हैं, याद रखिएगा। विश्व आर्थिक मंच की मैं बात करूं तो विश्व आर्थिक मंच 1971 में स्थापित गैर सरकारी संगठन है। इसका मुख्यालय कोलोनी स्विट्जरलैंड में ही स्थित है, प्लीज कीप इन माइंड। नेक्स्ट, भारत में 24.82 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर हुए। ये हमारे लिए एक बहुत सुखद समाचार है। भारत के नीति आयोग की इस रिपोर्ट के माध्यम से अगर हम देखेंगे तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज फॉर अस, क्योंकि आपने देखा होगा विश्व के बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं या बहुत सारी ऐसी रेटिंग एजेंसीज हैं जो भारत को लगातार बोलती हैं कि भारत में बहुत गरीबी है और भारत भूखमरी बहुत ज़्यादा है। तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से भारत का जो खुद का नीति आयोग डिपार्टमेंट है या नीति आयोग ने अपनी खुद की रिपोर्ट जारी की है, उस रिपोर्ट के आधार पर भारत में 24.82 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर हुए हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक 2022-23 में 9 साल में भारत में अब 24.82 करोड़ लोग, पिछले 9 साल का आंकड़ा अगर हम तुलनात्मक अध्ययन करें तो पिछले 9 साल में लगभग 25 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर हुए हैं। इसमें सबसे ज्यादा जो कार्य हुआ है वो उत्तर प्रदेश में, बिहार में और मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी गिरावट देखी गई है। ये एक सुखद समाचार है। नीति आयोग ने चर्चा पत्र के अनुसार बहुआयामी गरीबी 2013-14 जो कि 29.7 से घटकर 2022-23 में 11.28 हो गई है। हर साल लगभग 2.745 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर हुए। लगभग हर साल लगभग 2.75 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर हुए हैं, ऐसा कहना है नीति आयोग का। नीति आयोग के अनुसार राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी 3 आयामों में से एक 7 अभावों का आकलन करती है। ये 3 आयाम कौन से दोस्तों? स्वास्थ्य, शिक्षा और लिविंग स्टैंडर्ड यानी कि जीवन स्तर। इन तीनों का आकलन करने के बाद यह रिपोर्ट तैयार की जाती है, स्वास्थ्य में, शिक्षा में और जीवन स्तर में। इन 3 आयामों को 12 सतत विकास लक्ष्य संकेतित संकेतों द्वारा दर्शाया जाता है। आपको पता है कि यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल गोल यूएनएसडी यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल गोल, जिनकी संख्या कितनी है दोस्तों? 17। वैश्विक तौर पर 17 गोल हैं जिन पर पूरा विश्व काम कर रहा है। उन गोल में से लगभग 12 गोलों को ध्यान में रखते हुए और मुख्य रूप से स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर को ध्यान में रखते हुए नीति आयोग ने अपनी ये रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इसमें पोषण, बाल मृत्यु, किशोर मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, स्कूली शिक्षा, स्कूल में उपस्थिति, खाना पकाने का ईंधन, स्वच्छता, पीने के पानी, बिजली, आवास, संपत्ति, बैंक खाते आदि को भी शामिल करते हुए इस रिपोर्ट को तैयार किया गया है। और भारत में इस रिपोर्ट के हिसाब से लगभग 25 करोड़ के आसपास के लोग गरीबी से बाहर हुए हैं पिछले 9 साल में, ऐसा कहना है नीति आयोग का। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ताइवान के नए राष्ट्रपति विलियम लाई ताइवान के नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं। आपको पता है कि ताइवान वो कंट्री है दोस्तों जो चीन के ठीक आप सदन पॉइंट पर देखेंगे तो आपको पाई जाएगी, जिसे वास्तविकता में चीन माना जाता है। ऐसा ताइवान का खुद का कहना है कि हम वास्तविक चीन है। ताइवान का सपोर्ट करता है अमेरिका और अमेरिका का विरोध करता है चीन। दोनों डिपेंडेंट हैं, पूरी दुनिया डिपेंडेंट है चीन पर और कहीं ना कहीं अमेरिका भी डिपेंडेंट चीन पर। फ्रंट युद्ध नहीं होता, लेकिन अमेरिका पूरी तरह से ताइवान का सपोर्ट करता है, तो ताइवान हमारे लिए इंपॉर्टेंट जाता है क्योंकि ताइवान से हम भी बहुत सारी ऐसे बेसिकली हम सेमीकंडक्टर की बात करें तो हम बहुत बड़े मात्रा में ताइवान से इंपोर्ट करते हैं। और जब भी चाइना और ताइवान का इश्यू शुरू होता है तो पूरे विश्व के बाजार में जो सेमीकंडक्टर है उसकी डिमांड और सप्लाई का खेल बिगड़ जाता है। और आप सभी को पता हो दोस्तों, इस खेल के बिगड़ने के बाद इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की प्राइस अपने आप हाइक पर चली जाती है। तो याद रखिएगा ताइवान हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो विलियम लाई ने जिन्हें लाई चिंते के नाम से भी जाना जाता है, लाई चिंगते के नाम से जाना जाता है, ने ताइवान के राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया है। और ये सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव
DPP से संबंधित है, यानी कि डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी से संबंधित है। वह ताइवान के उपराष्ट्रपति के रूप में कार्यरत थे, यानी कि इस वक्त वो वाइस प्रेसिडेंट थे ताइवान के, और अब बन चुके हैं प्रेसिडेंट ऑफ ताइवान, जिनका नाम है लाई चिंग थे या विलियम लाई। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, आई होप आपको दोस्तों एंजॉय हो रहा होगा, और ये करंट अफेयर्स कहीं ना कहीं आपसे मिस हुए होंगे, लेकिन मैं आपको ये कवर अप कराने का पूरा वादा कर चुका हूँ। तो दोस्तों मैं हर हफ्ते आपके लिए इस तरह से ही करंट अफेयर्स आपके लिए लेके आऊंगा। भारत का पहला डार्क स्काई पार्क कहाँ है बना है? तो भारत का पहला डार्क स्काई पार्क है दोस्तों, वो पेंच टाइगर रिजर्व में पहला डार्क स्काई पार्क बनकर तैयार हो चुका है, या पार्क बन गया है, इसे घोषित किया गया है पेंच टाइगर रिजर्व को। महाराष्ट्र में पेंच टाइगर रिजर्व को भारत के पहले डार्क स्काई पार्क और एशिया के 5वें ऐसे पार्क के रूप में चिन्हित किया गया है। अंधेरे आकाश की सुरक्षा और प्रकाश प्रदूषण को रोकने के लिए इसे डार्क स्काई के रूप में नामित किया गया है, जिससे यह सुविधा खगोल विज्ञान के प्रति उत्साही लोगों के लिए एक आदर्श बन जाती है। मतलब अगर आप खगोल के क्षेत्र में, यानी कि आपको तारे सितारे देखने का बहुत शौक है, आपके पास बहुत सारे टेलीस्कोप या इन सब की चीज़ों को आप इंस्ट्रूमेंट रख रखा है, तो आपके लिए पेंच टाइगर रिजर्व बहुत अच्छी जगह है दोस्तों, जहाँ पर आप आसानी से जंगल और साथ में मंगल इन दोनों को बहुत अच्छे से कैच कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, डार्क स्काई रिजर्व एक ऐसा क्षेत्र है जो आमतौर पर एक पार्क या वेधशाला के आसपास होता है, जो कृत्रिम प्रकाश प्रदूषण से प्रतिबंधित होता है, यानी कि वहां पे आर्टिफिशियल किसी प्रकार की लाइट नहीं रहती। तो डार्क स्काई का उद्देश्य आमतौर पर खगोल विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर जो खगोल के क्षेत्र में रिसर्च करने वाले होते हैं, वो आराम से जाकर अपनी रिसर्च को परफॉर्म कर सकते हैं। तो 1977 में स्थापित किया गया था पेंच टाइगर रिजर्व। भारत के प्रमुख बाघ अभ्यारण्यों में से एक है, जो एक है, और जो दो राज्यों के मध्य, यानी कि मुख्य रूप से मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच फैला हुआ है। पेंच जो नाम है दोस्तों, वो पेंच नदी के कारण है, और आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि पेंच किसकी सहायक नदी है। प्लीज डू कमेंट, आई विल वेट फॉर योर आंसर। राइट, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। INS चीता, गुलदार और कुंभीर को सेवा मुक्त कर दिया गया। दोस्तों ये 3 युद्धपोत थे जो भारत के नौसेना में या हमारी नौसेना में काम कर रहे थे, और इन्हें 12 जनवरी 2024 को सेवा मुक्त कर दिया गया है, यानी इनका डिसमेंटल सेरेमनी ऑर्गेनाइज हो चुकी है। याद रखिएगा, ये मुख्य रूप से 1984, 1985, 1986 में पोलैंड से भारत के लिए तत्कालीन राजदूत श्री S अरोड़ा तथा श्री A दास की उपस्थिति में भारतीय नौसेना में शामिल किए गए थे। तो बहुत पुराने थे दोस्तों, इनकी विदाई हो गई, ये याद रखिएगा। अब दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए न्यूज आई है, वो है वर्ष 2023 विश्व भर में तहलका मचाने के साथ साथ एक बड़े रिसर्च को छोड़ गया दोस्तों। वो ये है कि विश्व के अब तक के सभी एनालिस्टों ने ये माना है कि 2023 भारत सहित विश्व का या इस पूरी दुनिया का सबसे गर्म साल रहा है। और इसका जो अनुमान लगाया दोस्तों कि इस बार जो विश्व का औसत टेम्परेचर था वो है 14.98 डिग्री सेल्सियस। आप सभी को पता होगा दोस्तों कि अगर ये 1 डिग्री सेल्सियस भी बढ़ता है तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा कंसर्न का इशू हो जाता है, क्योंकि दोस्तों 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ना मतलब जो ग्लेशियर्स हैं उनका मेल्ट होना, ग्लेशियर्स मेल्ट होकर के नदी पर पानी जाएगा, पानी नदी का पानी सागरों में आएगा, और सागर में पानी बढ़ेगा तो जो पानी सागर के तटों पर रहने वाले लोग हैं या सागर के तटों पर जो द्वीप है वो सबमर्ज हो जाएंगे, पानी में डूब जाएंगे। और अल्टीमेटली दोस्तों हमारे पास वैसे ही बहुत कम एरिया है इतनी बड़ी पॉपुलेशन के रहने के लिए, वो पानी में डूबेगा तो हमारे पास रहने योग्य भूमि कम हो जाएगी, और जबकि पॉपुलेशन बढ़ ही रही है दोस्तों, आप सभी को पता है। तो सबसे गर्म साल रहा है वर्ष 2023, ये आकलन रिपोर्ट इस बार प्रस्तुत हुई है, और इस रिपोर्ट के हिसाब से हमारे लिए चिंतनीय विषय तो है। तो वर्ष 2023 पहला वर्ष था जिसमें सभी दिन पूर्व औद्योगिक काल की तुलना में 1 डिग्री सेल्सियस से अधिक गर्म थे। 1850 से लेकर 1900 के तुलना में किया जाए तो, और उसके बाद 1900 से लेकर के 2023 की तुलना की जाए तो लगभग 1.48 डिग्री सेल्सियस तापमान अधिक पाया गया है। और सबसे गर्म महीना जो था दोस्तों वो था जून का महीना, ये याद रखिएगा। तो जून का महीना दुनिया का सबसे गर्म महीना रहा है, प्लीज कीप इन माइंड, ये याद रखिएगा।
2023 का जो जून था वो अब तक का सबसे गर्म महीना था और 2023 सबसे गर्म साल था। नेक्स्ट, भारत के टेनिस खिलाड़ी हैं, याद रखिएगा, ये मैंने एक पॉइंट नोट कर लिया है। सुमित नागल 35 वर्षों में ग्रैंड स्लैम में किसी भी वरीयता प्राप्त खिलाड़ियों को हराने वाले पहले, इन्होंने जिनको हराया है ग्रैंड स्लैम में वो 27th रैंक पर थे और कजाकिस्तान के प्लेयर थे। उन्हें हरा करके सुमित नागल, तो एक नया उभरता हुआ नाम जो इस ग्रैंड स्लैम के विक्ट्री के बाद आपको और भी सुनाई देगा, उनका नाम है सुमित नागल। अगर पेपर में कभी आ जाए कि सुमित नागल का संबंध किससे है तो याद रखिएगा ये भारत के टेनिस खिलाड़ी हैं जिन्होंने किसी वरीयता प्राप्त खिलाड़ी को हराया है। याद रखिएगा 35 सालों बाद ऐसा भारत में हुआ है। अब अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों, 2022 के लिए राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग में नंबर 1 स्थान पर है गुजरात, नंबर 2 स्थान पर है केरल, नंबर 3 स्थान पर है कर्नाटक। याद रखिएगा स्टार्टअप्स की रेटिंग आई है। स्टार्टअप की मतलब स्टार्टअप शुरू करने में युवाओं का बहुत बड़ा योगदान होता है और उन्हें एक प्लेटफॉर्म देना, उनके सारे कंसर्निंग इश्यूज को सुनना, कम भूमि पर ऋण उपलब्ध करवाना, भूमि उपलब्ध करवाना, बिजली उपलब्ध करवाना और वो सभी सुगम्य साधन बना देना ताकि वो जो अपने स्टार्टअप्स को शुरू करने वाले हैं आसानी से शुरू कर सकें। तो इसके लिए पहली रैंक है गुजरात की, दूसरी रैंक है केरल की और तीसरी रैंक है दोस्तों कर्नाटक की। ये 3 राज्य आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं जब हम डिस्कस करेंगे स्टार्टअप्स की रैंकिंग में। नेक्स्ट पॉइंट, श्री मंदिर परिक्रमा प्रकल्प यानी कि जगन्नाथ मंदिर में भी अभी कॉरिडोर परियोजना का उद्घाटन 17 जनवरी को जो वहां के चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने किया। तो मुझे कमेंट करके बताइए कि जगन्नाथ मंदिर आप सभी को पता होगा, श्री जगन्नाथ मंदिर विष्णु भगवान को समर्पित एक मंदिर है और यहाँ की जो रथ यात्रा है वो विश्व प्रसिद्ध है, आप सभी को पता होगा। जगन्नाथ मंदिर जो है वो है पुरी में, तो पुरी आता है उड़ीसा में और उड़ीसा के सीएम वर्तमान कौन है और साथ में उनकी पार्टी का भी नाम बताइए, कमेंट का इंतजार रहेगा आपके। तो पुरी जगन्नाथ मंदिर विष्णु भगवान को समर्पित एक मंदिर है, ये सारी डिटेल मैंने आपको बता दिया। और सबसे महत्वपूर्ण, इस मंदिर का निर्माण अवंती के राजा इंद्र युग्म द्वारा करवाया गया था पुरी में ही। इनका जो मुख्य मंदिर है, बाद में जीर्णोद्धार बहुत सारे लोगों ने करवाया, याद रखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है 9वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का उद्घाटन हो गया है। तो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने हरियाणा के फरीदाबाद में 9वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का उद्घाटन किया। इसका आयोजन जो फरीदाबाद के ट्रांसलेशन हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट और जैव प्रौद्योगिकी विभाग के क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केंद्र में किया गया है। याद रखिएगा 9वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव आयोजित हो रहा है, कहां पर या हो चुका है, फरीदाबाद में, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, सर्वश्रेष्ठ फीफा खिलाड़ी का अवार्ड मिल चुका है मेसी को। आप सभी को पता है कि अगर मैं पिछले 4 साल की बात करता हूं तो 4 सालों में 3 साल मेसी को मिल चुका है। 2019 में भी इन्हीं को मिला था, फिर 2022 में भी मेसी को ही मिला था और अभी 2023 का, मतलब लगातार 2 साल हो गया, 23 का भी फीफा का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पाने वाले अर्जेंटीना के सुपरस्टार लियोने मेसी को सर्वश्रेष्ठ फीफा खिलाड़ी के रूप में चयनित किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, लाल सागर संकट। लाल सागर में व्यापारियों, जहाजियों, हाउती हमलों का भारत में तेल जो है यानी पेट्रोलियम के प्राइस भारत में बढ़ सकते हैं अगर ये हमले थमे नहीं। ठीक है, याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है। लाल सागर संकट, अगर आप लोकेशन पे देखेंगे तो लाल रेड सी आपको कहाँ दिखाई पड़ता है और ये पूरा इशू शुरू हुआ है दोस्तों जब से लेबनान या जो आपका पूरा इजराइल के आसपास का जो इशू शुरू हुआ है तब से ये पूरा इशू शुरू हुआ है। अगर मैं इस पूरे विवाद की बात बताऊं तो आपको दक्षिणी लाल सागर इतना महत्वपूर्ण क्यों है। लाल सागर दुनिया के सबसे सघन शिपिंग चैनलों में से एक है। यह यूरोप को एशिया और पूर्वी अफ्रीका को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण जलमार्ग है। वैश्विक व्यापार का लगभग 12% जो हिस्सा है वो लाल सागर से होकर गुजरता है। हर साल अरबों डॉलर का जो व्यापार है, व्यापारिक सामान आपूर्ति लाल सागर से होकर जाती है। अब यहाँ पर हाउती उग्रवादियों ने हमला करना शुरू कर दिया और जिसके कारण से पेट्रोलियम की जो सप्लाई लाइन है वो कट सी हो रही है पूरी दुनिया के लिए और इसका असर 100% भारतीयों पर भी पड़ने वाला है। हाउती उग्रवादियों को औपचारिक रूप से अंसार अल्लाह या भगवान के पक्षपाती के रूप में जाना जाता है। इन्हें ईरान का समर्थन प्राप्त है। वे लाल सागर के तट सहित
यमन के पश्चिमी भाग को नियंत्रित करते हैं। उन्होंने फिलिस्तीनी आतंकवादी समूह हमास के प्रति समर्थन दिखाने के लिए लाल सागर के वाणिज्यिक जहाजों पर हमला करना शुरू किया है। यानी इजराइल के जो समर्थक जहाज वहां से गुजरते हैं वो उन पर हमला करते हैं। वे इजरायली जहाजों को लाल सागर में जाने से रोकना चाहते हैं और कुल मिला के इसका इम्पैक्ट दुनिया में पड़ने वाला है। याद रखिएगा अगर ये मामला ज्यादा लंबा खींचता है तो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टॉपिक, पक्के पागा हार्नबिल फेस्टिवल, जो कि अरुणाचल प्रदेश का महत्वपूर्ण फेस्टिवल है। इसका आयोजन किया जा रहा है। पक्के पागा हार्नबिल फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश राज्य का राजकीय त्योहार है। यह वन्य जीव संरक्षण विशेषकर हार्नबिल पर केंद्रित है। अरुणाचल प्रदेश में पक्के टाइगर रिजर्व में इस पक्षी की 4 बेसिकली प्रजाति पाई जाती है। तो आपको क्लियर होगा कि हार्नबिल है क्या दोस्तों, तो ये एक पक्षी है। ये प्रजातियां ब्रीडेड, ग्रेट इंडियन, ओरिएंटल पाइन और लुप्त प्राय रूफल्स नेफ्ट के नाम से जानी जाती हैं। अरुणाचल प्रदेश में यह आयोजन किया जाता है। अरुणाचल अरुणाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जनजातीय समूह नीशी भी इसी क्षेत्र में पाया जाता है जहां पर ये हार्नबिल पक्षी पाए जाते हैं। अब अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों। अगला टॉपिक, विंग्स इंडिया 2024। एशिया में अब तक का सबसे बड़ा विमानन कार्यक्रम विंग्स इंडिया 2024 आयोजित किया जा रहा है। कहां पर? हैदराबाद के बेसमेंट हवाई अड्डे में शुरू हुआ है। ये अपने आप में दोस्तों एक नया प्रकार का अभियान है। इसका उद्देश्य सहयोग और नवाचार को बढ़ावा देने के साथ व्यावसायिक अवसरों का पता लगाना और वैश्विक विमानन उद्योग के हितधारकों के प्रति प्रतिभागिता को एक साथ लाना है। ये एशिया का दोस्तों अब तक का सबसे बड़ा विमानन कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया गया, जिसका नाम है विंग्स इंडिया 2024। याद रखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट और इंपॉर्टेंट टॉपिक, सामाजिक न्याय की प्रतिमा। 19 जनवरी को सीएम जगन मोहन रेड्डी ने विजयवाड़ा में डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब की प्रतिमा का उद्घाटन किया। इसे स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस का नाम दिया गया है, यानी सामाजिक न्याय की प्रतिमा का नाम दिया गया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने अम्बेडकर की 206 फुट महाशिल्पम बनवाया, यानी कि बड़ी प्रतिमा बनवाई है। यह दुनिया में BR अम्बेडकर की अब तक की सबसे ऊंची प्रतिमा है। प्रतिमा का निर्माण 21 फुट चौड़ी 21 फुट की 81 फुट की चौकी पर किया गया है। यह 125 फुट ऊंची है। याद रखिएगा। तो अगर इसको जोड़ेंगे तो टोटल आपको मिल जाएगा दोस्तों, ये जो अम्बेडकर जी की कुल प्रतिमा है ये 206 फुट की है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, खेलो इंडिया गेम्स। 19 जनवरी को पीएम मोदी ने खेलो इंडिया गेम्स के 6ठे संस्करण का औपचारिक उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जनवरी से अपने 3 दिवसीय तमिलनाडु दौरे पर थे वो, और इसी दौरान उन्होंने इस योजना का शुभारंभ किया। याद रखिएगा कि अधिकांश इंडोर और आउटडोर गेम 19 से 31 जनवरी तक चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में खेले जाएंगे। पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स दक्षिण भारत में आयोजित किया जा रहा है, यानी कि ये चेन्नई में किया जा रहा है और दक्षिण भारत का पहला आयोजन होगा। यानी कि अब तक के जो आयोजन थे वो दक्षिण भारत के किसी शहर में नहीं हुए थे। तो मुख्य आयोजन दोस्तों चेन्नई इसे होस्ट कर रहा है, और वो भी स्टेडियम कौन सा? जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं, गुट निरपेक्ष आंदोलन का 19वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। यह किया गया 19 जनवरी 2024 को युगांडा के कंपाला में। तो याद रखिएगा इस बार का गुट निरपेक्ष आंदोलन का जो बैठक है, ये सम्मेलन है, ये युगांडा के कंपाला में हुआ है। विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रधानमंत्री भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त आयोग के लिए संयुक्त सचिव स्तर के 3 पदों को मंजूरी दे दी है। ये अलग टॉपिक है, याद रखिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त आयोग, आपको पता है कि जो हमारा 16वां वित्त आयोग है वो बैठ चुका है। कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं 16वें वित्त आयोग के लिए आपके लिए लेकर के आया हूँ। तो 16वें वित्त आयोग के लिए सरकार की ओर से संयुक्त सचिव के 2 पद और आर्थिक सलाहकार के लिए 1 पद सृजित किया गया है। अरविंद पनगड़िया को 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ऋतिक R पांडे सचिव होंगे। वित्त मंत्रालय ने आयोग के विभिन्न अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। 16वें वित्त आयोग को 31 अक्टूबर 2025 तक अपनी रिपोर्ट बेसिकली सौंपना है। तो ये 31 अक्टूबर 2025 तक अपनी रिपोर्ट सौंप देंगे अरविंद पनगड़िया साहब, जो कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं दोस्तों, भारत की 9 शास्त्रीय भाषाएं होंगी। अब नई शिक्षा नीति के तहत भारत सरकार ने फारसी को भारत की 9वीं शास्त्रीय भाषा के रूप में
शामिल करने का निर्णय लिया है। इसकी घोषणा विदेश मंत्री एस जयशंकर ने, जो सांस्कृतिक संबंधों को गहरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, ऐसा बताया है। एस जयशंकर 2 दिवसीय ईरान दौरे पर थे और आपको पता है कि ईरान की भाषा में कहीं न कहीं फारसीपन है, यानी कि वहाँ की विशेष भाषा फारसी ही है और फारसी को भारत की संस्कृति के तौर पर भारत से सांस्कृतिक तौर पर संलग्न करते हुए भारत ने निर्णय लिया है कि भारत की 9वीं शास्त्रीय भाषा होगी फारसी। यह ईरान और भारत के बीच सांस्कृतिक, साहित्यिक और भाषाई संबंधों को मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास होगा। 2004 में तमिल भारत की पहली शास्त्रीय भाषा थी, जिसे शामिल किया गया था शास्त्रीय भाषा की सूची में। इसके बाद 2005 में संस्कृत को, 2008 में कन्नड़ को, 2008 में ही तेलुगु को, मलयालम को 2013 में और भारत 2000 उसके बाद 2014 में उड़ीसा को शामिल किया गया था भारत की क्लासिकल लैंग्वेजेस की सूची में। अब 9वीं भाषा होगी फारसी। केंद्र सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषा को घोषित किया जाता है, ये याद रखिएगा। भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार इन शास्त्रीय भाषाओं के अलावा पाली, फारसी, प्राकृत भाषाओं को संरक्षित किया जाएगा। सभी शास्त्रीय भाषाएं संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध हैं, जो कि भारतीय संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 343 से 351 तक आपको देखी जा सकती हैं, आपको दिखाई देंगी, याद रखिएगा। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का सेशन। आई होप आज के टॉपिक्स आपको समझ में आए होंगे। मैंने वो हर संभव प्रयास किया दोस्तों जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते थे इस पूरे वीक के करंट अफेयर्स। मैंने महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के टॉपिक्स को और जिनके पीछे का एक थोड़ा बैकग्राउंड था, जिससे स्टैटिक पोर्शन की जानकारी भी आपको मिलती, उन सभी को आपके लिए लाने का प्रयास किया है। तो आई होप दिस कंप्लीट सेशन विल बी वैल्यूएबल फॉर यू। प्लीज इसे और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। आपके व्यूज, आपके रिस्पॉन्स, आपके कमेंट्स का हमको इंतजार रहेगा। स्टे ट्यून विद अस टिल नाउ। गुड बाय। थैंक यू।